हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। हम यूपी पीसीएस आर ओ का पेपर कर रहे हैं। उसमें 46वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं और ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, नीलम संजीव रेड्डी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है और ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इस तरह इसको याद कर लेना है क्योंकि 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन राज्य सरकार यानी कि पॉलिटी से है। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम या गणपूर्ति क्या है। तो हम लोग कोरम या गणपूर्ति को समझेंगे। देखिए, गणपूर्ति के बारे में जो है वो संसद में इसका आर्टिकल है 100 और राज्य विधानमंडल में 189 आर्टिकल में गणपूर्ति या कोरम के बारे में बताया गया है। कोरम या गणपूर्ति वैसा मतलब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कोरम व गणपूर्ति वो न्यूनतम संख्या है जो किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू कराने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे किसी क्लास में केवल 100 सदस्य हैं और 100 सदस्य का 1/10 भाग क्लास में उपस्थित होना जरूरी है, तभी कोई क्लास चलेगी, मतलब अध्यापक पढ़ाएंगे, नहीं तो वो नहीं पढ़ाएंगे। इसी तरह संसद में होता है। सदन की जब भी शुरू होती है तो उसके कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना चाहिए। जैसे लोकसभा में 545 सदस्य हैं तो उसका 10% होना जरूरी है, यानी कि 55 सदस्य होगा तभी कार्यवाही चलेगी। उसी तरह राज्यसभा में 254 सदस्य हैं तो उनका 25 सदस्य होना जरूरी है। और जैसे क्वेश्चन में विधानमंडल के बारे में पूछा है तो विधानसभा या विधान परिषद में इसमें 1/10 या 10 सदस्य जो भी अधिक हो वो सदन में रहने चाहिए, तभी कार्यवाही शुरू होगी। और इस बात को भी ध्यान रखना है कि अगर सदन में बैठक के दौरान में कोरम ना हो या पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य होगा कि सदन को स्थगित कर दे। जब तक 1/10 सदस्य नहीं होंगे तब तक उसको तब स्थगित कर दिया जाएगा। जब तक 1/10 नहीं होंगे तब तक उसको कार्यवाही को नहीं चलाया जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर आगे देख सकते हैं। इसका आंसर होगा 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो वो विधानमंडल की बैठक के लिए क्वेश्चन था ये। तो कोरम और गणपूर्ति को जैसे मैंने समझाया 1/10 सदस्य होने चाहिए, तो उसको याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन पे। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई थी। तो जैसा कि आयोग से भी गलती होती रहती है, जो 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। इसमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे ऑप्शन सही हैं, इसीलिए इसका आंसर भी कोई नहीं होगा। हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, भाषा के बारे में। जैसे 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में दिया गया है, एक बार इसको देख के तब समझें। हमारे मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में। उसके बाद क्या हुआ, 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद दूसरा संविधान संशोधन हुआ है भाषा में, 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। यहाँ पे 3 भाषा को जोड़ा गया था। इसको ऐसे याद कर लेंगे, नमक, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और जो तीसरा संविधान संशोधन हुआ है इसका 2003 में 92वां संविधान संशोधन, जो कि क्वेश्चन में भी पूछा है, उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो इस तरीके से टोटल 22 भाषा है प्रेजेंट टाइम में।
तो इसको तीनों को याद रखना है, तीनों संविधान संशोधन को, 21वां, 71वां और 92वां, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है अगली बार, और पूछता रहता है यहाँ से। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, अगला है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का छठा सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ये जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र है ना, दक्षेश बोलते हैं, आसियान सदस्य होते हैं। हम आसियान सदस्य में टोटल 10 सदस्य हैं, और मतलब पहले टोटल 10 सदस्य थे, अब तिमोर लेस्ते भी शामिल हो गया है। तो उन्हीं देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के बारे में ये प्रयास था, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में महिला समृद्धि योजना कब आया है? महिला समृद्धि योजना आया है 1993 में। ऐसे पुराने जो योजनाएं बनी है ना, उनसे क्वेश्चन पूछता है, हर बारी आता है एक क्वेश्चन यहाँ से। महिला समृद्धि योजना है 1993, महिला स्वशक्ति योजना है 1998, महिला साम्राज्य योजना है 1989, और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन जो है वो 2003 नहीं है बल्कि 2001 में आया था। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2001 में आया था। और महिला साम्राज्य योजना, जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि साम्राज्य लेने आना, आना से 8-9 ऐसे आ रहा है, आना, तो यानी कि 1989, महिला साम्राज्य योजना 1989। और महिला स्वशक्ति को कैसे याद करें? जैसे महिला जब पाठ पढ़ती है तो उसको शक्ति आता है उसके अंदर, तो पाठ यानी कि 98। तो महिला स्वशक्ति योजना 1998 में आया है। महिला समृद्धि योजना आया है 1993 में, इसको याद कर लीजिएगा। पंचवर्षीय योजना पे क्वेश्चन आया है यहाँ पे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें तो खाली मॉडल को पूछ लिया है, यहाँ पे थोड़ा इजी हो गया है, लेकिन वैसे कभी कभी बहुत अंदर जाके पूछ लेता है। जैसे प्रथम जो पंचवर्षीय योजना आया है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और पहला कब आया था, डेट कितना था? तो डेट था 1951 से 56 के बीच में पहला पंचवर्षीय योजना आया था। इसमें कृषि पर ज़्यादा फोकस किया गया था, और यहाँ पे एक दो परियोजनाएं भी आई थी, जैसे दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नागल, ये सब परियोजनाएं पहले ही पंचवर्षीय योजना में आई थी। और टाइम क्या था, 1951 से 56 के बीच में। और दूसरा पंचवर्षीय योजना आया है जिसका मॉडल है महालनोबिस मॉडल। ये आया है 1956 से 61 के टाइम पे, 1956 से 61 के टाइम पे आया है। और इसमें भारी उद्योग पर काफ़ी बल दिया गया था। दूसरे पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर काफ़ी बल दिया गया था, जैसे लौह इस्पात संयंत्र थे, जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ये बहुत पूछता है पेपर में। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, ये तीनों इसी दूसरे में ही आए थे। आगे तीसरा जो पंचवर्षीय योजना है ये एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था, 1961 के 66 के बीच में आया है तीसरा पंचवर्षीय योजना। तीसरे पंचवर्षीय योजना में क्या था कि इसमें कृषि और उद्योग पर काफ़ी बल दिया गया था, लेकिन क्या हुआ, ये योजना फेल हो गई थी, क्योंकि दो वार हो गए थे तीसरे पंचवर्षीय योजना में। जैसे चीन से वार हुआ 1962 के टाइम पे, और पाकिस्तान से 1965 के टाइम पे वार हो गया था, तो ये फेल हो गया था। कृषि और उद्योग पर इसमें बल दिया गया था। और इसी योजना में जैसे बोकारो स्टील प्लांट आया था तीसरे पंचवर्षीय योजना में ही। आगे चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी, और ये 1969 से 74 के बीच में आया था। चौथे में ही जो है हरित क्रांति आई थी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। इस बार आर के आर का जो पेपर हुआ था उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो 1969 है वो डेट मिलान करने को आया था। तो यहाँ पे इन चारों को, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा याद रखना है, और किसी वीडियो में हम तो पूरे पंचवर्षीय योजना के बारे में बताएंगे। खैर यहाँ पे तो हम लोग PYQ कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्रोत है सेवा क्षेत्र।
क्योंकि सेवा क्षेत्र से ही सबसे ज़्यादा, कम से कम 53% तो यहीं से पैसा आता है, सेवा क्षेत्र से। इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। हम लोग हमेशा 3 क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, एक तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, जब आय का स्रोत सीधे प्रकृति से जुड़ा होता है, जैसे कृषि है, पशुपालन, मत्स्य और खनन। इस तरह ये प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, खनन, ये सब। और द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या आएगा, द्वितीयक क्षेत्र में जैसे किसी चीज़ का निर्माण होता है, जैसे गेहूं तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, लेकिन गेहूं से अगर आटा बनता है तो वो द्वितीयक क्षेत्र में हो जाएगा। आटा है, गन्ना, मशीन, फैक्ट्रीज, ये सब द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। और तीसरे क्षेत्र में जैसे लोग नौकरी कर रहे हैं, व्यापार, सेवा, दुकान, ये सब, और कोई किसी को पढ़ा रहा है तो सेवा दे रहा है, जैसे कोई कोचिंग संस्थान है, हॉस्पिटल है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा आय होता है। और तीसरे सेक्टर में लोग कम लगे रहते हैं लेकिन आय यहाँ से ज़्यादा होता है। वही क्वेश्चन वहाँ पे पूछा है कि सबसे ज़्यादा आय कहाँ से होता है, तो वो टर्सरी सेक्टर यानी कि तीसरे में होता है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 17% रहता है अर्थव्यवस्था में, दूसरे क्षेत्र का योगदान 29% और तीसरे में लगभग में 53 या 55% तक रहता है। इस तरह तीनों क्षेत्रों जो मैंने बताया उसमें सबसे ज़्यादा योगदान है वो सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर, यही तृतीयक क्षेत्र है, टर्सरी सेक्टर इसको बोलते हैं।